हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम सी ए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं SCCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा, चैप्टर 2। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, डेटा क्या होता है ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट में। वहाँ हमने देखा था कि मैनेजमेंट डिसीजन के लिए हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं, डेटा से। यानी कि जब डेटा को हम मीनिंगफुल पर्पस के लिए मीनिंगफुल प्रोसेस करके उसे मीनिंगफुल बना देते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो हमने डेटा के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो जो डेटा है उसके लिए वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक, बिग डेटा, उन डेटा को एनालिसिस करने के लिए एवरेजिंग डेटा, मेजर्स ऑफ स्प्रेड, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा। हमारा डेटा जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो डेटा देखिए दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। क्या होता है प्राइमरी डेटा? जब कोई डेटा हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम पर्पस है, हम उस पर्पस के लिए सर्वे करें, रिसर्च करें या ऑब्जर्वेशन करें, कुछ भी करके हम जब उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है। व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? फर्स्ट टाइम पर या तो किसी और ने उसे कलेक्ट किया, ठीक है, या किसी और पर्पस से कलेक्ट किया गया हो और उसे कोई और पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं या किसी और कोई और पर्सन उसे यूज कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। वंस अगेन, व्हाट इज प्राइमरी डेटा? जब डेटा को जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम फर्स्ट टाइम उसे कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है, जिस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है और जब उसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा मीन्स कि या तो किसी और ने उसे पहले कलेक्ट किया हुआ हो और आप उसे यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, या किसी और पर्पस से कलेक्ट किया गया हो और आप उसे किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा ही कहलाएगा। राइट, सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? देखिए, प्राइमरी डेटा इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज बाय मीन्स ऑफ सर्वेस, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम उसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं बाय सर्वे, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। इट इज दैट डेटा दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए न्यू और ओरिजिनल रिसर्च स्टडी एंड कलेक्टेड एट द सोर्स such as in marketing. Primary data is any data which is used solely for the purpose for which it was originally collected. Primary data जिस पर्पस के लिए हमने कलेक्ट किया है उसी पर्पस के लिए यूज होता है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? इट इज डेटा दैट हैज बीन प्रीवियसली कलेक्टेड और रिसर्च्ड। उसको पहले कलेक्ट कर लिया गया है, रिसर्च कर ली गई है उस पर और अब उसे यूज किया जा रहा है, या तो कोई और पर्सन यूज कर रहा है या किसी और पर्पस से यूज किया जा रहा है, किसी भी वजह से यूज किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इंक्लूड द इंटरनेट, लाइब्रेरीज, कंपनी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स। क्या क्या है सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज? देयर आर वेरियस सोर्सेज जिसमें से मेन है इंटरनेट। आज आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करेंगे, इंटरनेट पर जाएंगे, सर्च करेंगे और आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया इंटरनेट पर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग ACCA ड्यूरिंग द ईयर, तो ये डेटा क्या है, ऑलरेडी कलेक्टेड है, इंटरनेट पर डाला हुआ है एंड आप वहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। या नंबर ऑफ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया या किसी भी और रिलेटेड डेटा जो इंटरनेट पर है, जब आप वहाँ से वो डेटा उठाकर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो डेटा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो ये सेकेंडरी डेटा आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, वहाँ पर वेरियस बुक्स है, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी की रिपोर्ट से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर में मिलता है, न्यूज़पेपर में जो भी डेटा
आया है वो पब्लिश हुआ है, अगर आप वहाँ से डेटा कलेक्ट कर कर उससे अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो क्या होगा, वो सेकेंडरी डेटा। गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम वेरियस सर्वे कराती है और रिगार्डिंग पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं उसके रिगार्डिंग वो वहाँ पर पब्लिश करती हैं। एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग कंपनीज के वेरियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के रिगार्डिंग, सर्विस सेक्टर्स के रिगार्डिंग, तो वो वेरियस डेटा वेरियस सर्वेज के अकॉर्डिंग वेरियस डेटा पब्लिश करती है। जब आप वहाँ से गवर्नमेंट सोर्स से आप जब वो डेटा यूज़ करते हैं तो वो क्या कराएगी, आपके सेकेंडरी डेटा। सिमिलरली बैंक्स, तो ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्स है सेकेंडरी डेटा के। The data collected is useful as it allows the researchers to see the other opinion on their area of study, but care must be taken that the data is reliable and accurate. देखिए, जो हम सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं वो कई बार बहुत यूज़फुल भी होता है। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट किया है वो अपना ओपिनियन भी साथ में देते हैं। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी है, अब उन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उनको क्या करा है, उन्होंने एनालाइज किया है, सॉर्ट आउट करके उसे ओपिनियन के साथ में वहाँ पब्लिश किया। तो आप उनके ओपिनियन के साथ में आप उसे यूज़ कर रहे हैं, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। बट हमें यूज़ करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो डेटा जो है वो रिलायबल भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अगर हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करें तो इट मे बी यूजफुल। Now question, decide which of the following are primary data and which are secondary data। तो कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है वो यूज़ कर रहे हैं हम, वो हमें यहाँ देखना है। सो व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा जब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए जब हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा वो होता है या तो वो पहले कलेक्ट हुआ है, किसी और ने कलेक्ट किया और कोई और पर्सन उसे यूज़ कर रहा है, तो जो पर्सन यूज़ कर रहा है उसके लिए क्या हो गया, वो सेकेंडरी डेटा। या फिर किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया और आप किसी और पर्पस के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। सो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लॉक कार्ड्स व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग अप वेजेस। सो जब हम वेज शीट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो पर्सन आ रहा है उसका अराइवल टाइम, उसका डिपार्चर टाइम, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सब चाहिए। और वो सब इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं, क्लॉक कार्ड से लेते हैं। तो क्लॉक कार्ड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो वेजेस के लिए ही है, सो ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा। Data from a government publication on toy industry used by a new toy shop to determine which item to stock। अब देखिए यहाँ पर कलेक्ट किसने किया, गवर्नमेंट ने किया, और यूज कौन कर रहा है, न्यू टॉय शॉप। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि किसी और ने कलेक्ट किया, यूज किसी और किसी और पर्पस के लिए किया था, जनरल पर्पस के लिए किया उन्होंने पूरी टॉय इंडस्ट्री के बारे में, और यूज कौन कर रहा है उसे, न्यू टॉय शॉप करी, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। एक्सपेंस क्लेम फॉर्म्स सबमिटेड बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूज्ड टू एस्टिमेट द कार माइलेज दे हैव ट्रेवल्ड। तो देखिए ये कौन सा कहलाएगा, ये किसने डेटा कलेक्ट किया गया है, किस पर्पस से किया गया है, एक्सपेंस क्लेम फॉर्म। यानी कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सपेंस का क्लेम किया है कि रिएम्बर्समेंट के लिए कि हमने इतना हमारा एक्सपेंस हुआ है ट्रैवलिंग पर, उसके लिए उन्होंने एक्सपेंस क्लेम फॉर्म सबमिट किया है। तो पर्पस क्या था एक्सप्लेन क्लेम फॉर्म का, कि जो ट्रैवलिंग की है उसका जो उन्होंने खर्चा किया है वो खर्चा वो रिएम्बर्समेंट के लिए उन्होंने वो क्लेम किया है। लेकिन यूज किस पर्पस से कर रहे हैं उसको, अब ये उसके लिए किया गया, और अब सेकेंडरी यूज किसके लिए कर रहे हैं, कार माइलेज कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। तो किसी और पर्पस से किया गया इंफॉर्मेशन डेटा किसी और पर्पस के लिए यूज आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। थर्ड लास्ट, रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन ओपिनियन पोल पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में इलेक्शन ओपिनियन पोल पब्लिश हुए हैं, फर्स्ट टाइम आपने इलेक्शन ओपिनियन पोल करवाया और वो पब्लिश हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रहा है, क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी डेटा। सो first is this is primary data since the data is collected to make up the wages. This is secondary data. Government statisticians collect data from various sources and the data is used in a variety of ways. This is secondary data since the expense claim data is collected for a different reason initially. Initially इसको different reason के लिए collect किया गया था.
एंड ये ओपिनियन पोल वाला, दिस इज प्राइमरी डेटा सिंस द डेटा वाज कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस. If you said secondary data, you were probably thinking that the results were being used to predict the result of the election. This is different from the reason why it was collected. So it is also a primary data. Now, जब हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं. बेनिफिशियल भी होता है कि आप किसी और ने किया और आप किसी और का डेटा यूज़ कर रहे हो तो आपका टाइम, आपकी कॉस्ट दोनों सेव हो जाती हैं. सेकंड, आपको जिसने कलेक्ट किया उसका ओपिनियन भी मिल जाता है, तो बेनिफिट है. लेकिन इसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं. तो कैसी प्रॉब्लम है? फर्स्ट देखिए, प्राइमरी डेटा इज प्रेफरेबल टू सेकेंडरी डेटा since data collected for a specific purpose is likely to be better than acquired for some other purpose. Some of the problems with secondary data. देखिए, प्राइमरी डेटा को हम हमेशा प्रेफर करते हैं क्योंकि प्राइमरी डेटा क्या है, जिस पर्पस, जो हमारा पर्पस है, हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसी पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. जब जो हमारी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए हम जाकर फर्स्ट टाइम जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक होता है और एकदम एक्यूरेट होता है एंड जो हमारी नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग होता है, तो ये हमेशा प्रेफरेबल रहता है. लेकिन जैसा अभी हमने देखा कि उसके साथ में सेकेंडरी डेटा यूज़ करने का बेनिफिट क्या रहता है, टाइम कॉस्ट हमारी दोनों बचती है, दोनों सेविंग होती हैं दोनों के लिए, इन द टाइम के पर्पज से भी और कॉस्ट के पर्पज से भी. लेकिन साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं सेकेंडरी डेटा की. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? The data has been collected by someone else. There is no control how it was collected. If a survey was used, was a suitable questionnaire used? Was a large enough sample taken? Was enough data collected? Was it a reputable organization that carried out the data collection? तो देखिए जब हम गवर्नमेंट एजेंसी की बात कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई और एजेंसीज अगर डेटा कलेक्ट कर रही है तो हम उनका कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज़ कर रहे हैं. उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया वो किसी और पर्पस से किया होगा और हमारा पर्पस मे बी डिफरेंट पर्पस के लिए हम जब वो डेटा ले रहे हैं तो उसके साथ में उन्होंने जो प्राइमरी सोर्स था, जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया गया तब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था. वी डोंट नो कि वो कितना एक्यूरेट है, या अगर वो एक्यूरेट भी है तो क्या जो सैंपल लिए गए वो मतलब सफिशिएंट सैंपल थे. कई बार क्या होता है कि सैंपल सफिशिएंट नहीं होते तो वो पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते. तो क्या वो सफिशिएंट सैंपल थे, होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया तो जो उन्होंने क्वेश्चंस बनाए क्या वो प्रॉपर क्वेश्चंस थे, सुटेबल क्वेश्चंस थे, या जो उन्होंने क्वेश्चनरी बनाया वो उनके पर्पस के लिए थे, हमारा पर्पस डिफरेंट है, तो वो क्वेश्चनरीज क्या हमारे पर्पस के लिए भी सुटेबल हैं या नहीं है? और जो उन्होंने किया क्या वो रेप्यूटेबल है, क्या हम उसकी मतलब जो एक्यूरेसी है उस पर हम क्या रिलाई कर सकते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो सेकेंडरी डेटा के साथ एसोसिएटेड होते हैं. जब हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हुए तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है. फिर हमें ये भी देखना होता है कि इज़ द डेटा अप टू डेट, क्या वो डेटा अप टू डेट है? क्योंकि देखिए बहुत जल्दी टेस्ट, प्रेफरेंसेस और सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट सब चेंज हो रहा है. तो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर वो डेटा कलेक्ट किया गया तो मे भी हो सकता है वो उस टाइम के लिए सुटेबल हो, और आज की डेट में जो चेंजेस आए उनके लिए वो मे भी उतना सुटेबल ना हो. तो डेटा क्विकली बिकम्स आउट ऑफ डेट. फॉर एग्जाम्पल, पीपल्स कंज्यूमर टेस्ट चेंज एंड प्राइसेस में फ्लक्चुएट. ओके, देन data may be incomplete. Certain groups of people are sometimes omitted from the published data. For example, do you know which groups are included in the unemployment figure? तो अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट फिगर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जब आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हो तो वो कंप्लीट हो, क्योंकि हो सकता है उसमें से जो आपके पर्पस के लिए चाहिए उस पर्पस से हो सकता है कुछ ग्रुप को ओमिट कर दिया गया हो सर्वे लेते वक्त. तो या जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं जानते कि अनएम्प्लॉयमेंट में किस ग्रुप को उन्होंने लिया है, अर्बन, सेमी अर्बन, क्वालिफाइड, सेमी क्वालिफाइड, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, किस ग्रुप को उन्होंने ओमिट कर दिया है अपने डेटा को कलेक्शन में. तो वी डोंट नो अबाउट दिस. तो ये हो सकता है कि डेटा इनकम्प्लीट हो. What is the data? Is it actual, seasonally adjusted, estimated और a projection? देखिए जो डेटा आता है जब हम उस डेटा को यूज़ करते हैं तो उस डेटा को हमें उसमें हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं. सीजनली जो एडजस्टमेंट करना होता है हमें, एस्टिमेशन
भी करते हैं, कुछ हम उसमें प्रोजेक्शन भी लगाते हैं, तो क्या वो वही डेटा है जो एक्चुअल में कलेक्ट हुआ या उसको एडजस्ट किया हुआ है? जो एडजस्ट किया हुआ है वो उनके पर्पस से हो सकता है, हमारे पर्पस से वो एडजस्टमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं। देन द रीजन फॉर कलेक्टिंग द डेटा मे बी अननोन। Statistics published on motor cars may include or exclude three-wheeled cars, vans or motor car was. Readers need to know which categories are included in the data. So अगर हम बात करें कि जैसे मोटर कार पर स्टैटिस्टिक्स पब्लिश हुए हैं, तो हमें नहीं मालूम कि उन्होंने किस पर्पस से डेटा कलेक्ट करके पब्लिश करा है। हो सकता है ये जो उन्होंने मोटर कार पर जो पब्लिश किया हो ये सिर्फ उन्होंने 4 व्हीलर्स के लिए करा हो, या सिर्फ जो कार्स हैं उन कार्स के लिए करा हो। इसमें हो सकता है उन्होंने 3 व्हील्ड को या वैन्स को या मोटर कारवा को उनको एक्सक्लूड कर दिया हो। तो हमें नहीं मालूम होता कि किस पर्पस से, अगर हमें नहीं मालूम है कि किस पर्पस से उन्होंने कलेक्ट किया या उन्होंने कलेक्ट करते वक्त किस को इंक्लूड किया है और किसे एक्सक्लूड रखा है, तो ये डेटा हमारे लिए इनएक्यूरेट हो सकता है, सफिशिएंट नहीं हो सकता है। रीडर्स नीड टू नो विच कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन द डेटा। तो हमें उन डेटा को यूज़ करते वक्त इन सब के लिए को ध्यान में रखना चाहिए कि किस किस कैटेगरी को यूज़ किया है। देन इफ सेकेंडरी डेटा इज टू बी यूज्ड, दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। कौन कौन से क्वेश्चंस जो अभी हमने ऊपर देखे, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पता होने चाहिए कि डेटा कंप्लीट है, सारे ग्रुप्स को, सारी कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है, नहीं इंक्लूड किया है तो किस कैटेगरी को इंक्लूड किया है, किसको एक्सक्लूड रखा है, कब डेटा आपका कलेक्ट किया गया, आज वो डेटा आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गया है। ओके इसके बाद हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस डेटा में कुछ सीजनली एडजस्टमेंट किए हुए हैं, अगर सीजनली एडजस्टमेंट किए हैं तो वो एडजस्टमेंट कौन से हैं, वो उनके हिसाब से उस टाइम के हिसाब से एडजस्टमेंट किए होंगे, और हम लोगों को जब डेटा यूज़ करना है तो हमें अपने हिसाब से उस सीजन के हिसाब से उसको एडजस्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इन सब के आंसर्स पता होने चाहिए। Sometimes the answers will be published with the data itself, or sometimes it may be possible to contact the people who collected the data. If not, users must be aware of the limitations of making decisions based on information produced from secondary data. कई बार तो जब पब्लिश्ड होता है तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी होती है, इनके आंसर्स दिए हुए होते हैं कि कहाँ से कलेक्ट किया है, किस किस को आपने इंक्लूड किया है, किस किस को एक्सक्लूड रखा है, किस डेट को कलेक्ट किया गया है, सब कुछ होता है, और कितना सीजनली उसको एडजस्ट किया हुआ है, सब कुछ गिवन होता है। लेकिन कई बार नहीं होता है, अगर नहीं है तो क्या जिस पर्सन ने कलेक्ट किया है डेटा, आप उसे कॉन्टेक्ट कर कर इन क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। इफ़ यस इट पॉसिबल, देन आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। अगर नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे, जो लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है डिसीजन मेकिंग करते वक्त। ओके नाउ अब हम देखने जा रहे हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। क्या होते हैं डिस्क्रीट एंड क्या होता है कंटिन्यूस डेटा? देखिए, मैं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो 5 होंगे, 1 होगा, 5 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, 100 होंगे, इस तरह से होंगे। ओके या 1000 होंगे, 10,000 होंगे, मतलब एक नंबर होगा, एक स्पेसिफिक नंबर होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 1.5 स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं या 1.25 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? फॉर एग्जांपल हाइट स्टार्ट हो रही है 3 इंच से, 3 फीट से। ओके तो 3 फीट 1 इंच, आप इसको सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। ओके आप इसे सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। 3.5 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 4.5, 4.25, 4.6। तो हाइट क्या चल रही है आपकी? हाइट एक स्पेसिफिक फिगर नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है। मैं अगर वेट की बात करती हूँ, ठीक है, तो वेट अगर हम किलोग्राम में देख रहे हैं, जैसे 1 kg, इसके बाद आप देख रहे हैं 1.2 kg, 1.25 kg, ये कंटिन्यूएशन में चला जा रहा है। यहाँ आप इसको आगे और ग्राम तक भी ले जा सकते हैं, मिलीग्राम तक भी ले जा सकते हैं, तो ये कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है आपका। तो ये वाला जो डेटा है ये क्या कहलाता है? कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है, कंटिन्यूस डेटा कहलाता है। और ये जो एक स्पेसिफिक नंबर है, तो
तो ये क्या कहलाता है, आपका डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारी यूनिट्स कितनी मार्केट में सेल हो रही है, ओके, पेन की बात करती हूँ, सपोज हमारा पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और अगर मैं बात कर रही हूँ मार्केट में हम कितनी यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, पेन की यूनिट्स कितनी सोल्ड हो रही हैं, तो वो होगी या तो 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 25,000 वन, ये हो सकती है, बट एक स्पेसिफिक नंबर है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5,000.5 पेन सोल्ड करें, नो, ये पॉइंट में नहीं आएगा, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम वेट की बात कर रहे हैं या अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम आगे तक और ब्रेक हो सकता है। किसमें ब्रेक हो सकता है, आवर्स है, आवर्स के बाद मिनट्स, मिनट्स के बाद ये आपका सेकंड्स, मिली सेकेंड्स, आगे आपके और ब्रेक हो सकते हैं इसके। तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, आपकी कंटिन्यूस डेटा कहलाएंगे। और जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो आगे ब्रेक नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है, आपका डिस्क्रीट डेटा कहला सकता है। सो डिस्क्रीट डेटा इज अ नॉन कंटिन्यूस डेटा. Discrete data can only take certain values, for example, the number of students taking a course. There cannot be a half student. Discrete data is counted. Now, what is continuous data? Is unbroken data that has no gap. इसके यहाँ पर कोई गैप नहीं है। अगर आप देखें 1 kg से 2 kg के बीच में तो कंटिन्यूसली चला आ रहा है, ये कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं है। 1 kg से 2 kg के बीच में आपका ये 1.25, 1.3, 1.5 पूरा एक कंटिन्यूसली चला आ रहा है ये, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। एक रेंज के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम और डिस्टेंस। कंटिन्यूस डेटा इज मेजर्ड। इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स एज ईदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। बताना है एज ऑफ 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स की एज क्या हो गई आपकी, कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस, क्योंकि 0 से अगर 5 ईयर अगर आप देख रहे हैं तो आपकी क्या है, ये कंटिन्यूसली चली आ रही है। एज अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चले आ रही है। 5 हर एक सेकंड आपकी एज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, आप इसको सेकंड्स, मिनट्स, ईयर्स किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी आपकी कंटिन्यूस सीरीज। टाइम ऑफ 2.5 आवर्स, ये 2.5 आवर्स, 2.51, 2.52, आप इसको कितना भी आगे और ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या चले जाएगी आपकी कंटिन्यूस कहलाएगी, ठीक है। आउटपुट ऑफ 12,000 kg वेट, ये 12,000 kg आप बात करेंगे 12,000.5, 0.25 kg, 0.4 kg, तो ये भी आपका क्या है, कंटिन्यूस सीरीज कहलाएगी। आउटपुट ऑफ 5,000 यूनिट्स, इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। यूनिट्स 5,000 है, आगे अगर एक और यूनिट बढ़ेगी तो 5,001, 5,002, 5,003, 5,004 इस तरह से बढ़ेगी। आप ये नहीं कह सकते 5,000.5 यूनिट्स, 5,000.25 यूनिट्स, इस तरह से नहीं कह सकते। सो ये क्या है, आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गई है, ओके। सो दिस इज द आंसर। ये रहा एज ऑफ 5 ईयर्स, 2.5 आवर्स, टाइम, आउटपुट इन वेट यानी केजी में कंटिन्यूस, लेकिन यूनिट्स की बात करें तो क्या है, डिस्क्रीट। नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डेटा है, जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसके वेरियस सोर्सेज। तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके वेरियस सोर्सेज क्या क्या हैं, 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स। अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस में जो इंटरनली हमें डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, वो इंटरनल सोर्स कहलाते हैं। और जब हम बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज कहलाता है। सो पहले आज हम देख रहे हैं अभी इंटरनल सोर्सेज। सो इंटरनल सोर्स में कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डेटा आप या इंफॉर्मेशन आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल सोर्स कहलाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने अकाउंटिंग सिस्टम है, पेरोल सिस्टम है, जो वेरियस सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इंटरनल सोर्स कहलाएगा। इसमें फर्स्ट है अकाउंटिंग सिस्टम।
तो द अकाउंटिंग सिस्टम विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइसेस, टाइम शीट्स, जनरल एंट्रीज। तो जो आपके सॉफ्टवेयर में जो इनवॉइसेस आई हैं, टाइम शीट्स हैं, जनरल एंट्रीज करी हैं, उन डेटा को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल सोर्स कहते हैं कि ये इंटरनल सोर्सेज से जनरेटेड हैं। इन डेटा को हम सॉर्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उनको हम कोड्स देकर वेरियस एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट, मैनेजर्स, जॉब, इन सब के बेसिस पर सॉर्ट करते हैं इस डेटा को। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। So the accounting system will collect data from source documents such as invoices, timesheets, and journal entries. Data will be sorted or analyzed by coding system by type of expense, department, manager, and job. Reports of direct and indirect cost compared to budgets may be produced at regular intervals to help managers plan and control cost. ये अभी हम लोग चैप्टर 1 में पूरा पढ़कर आए हैं। क्या चीज़ है, जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कि जो रिपोर्ट जनरेट होगी हमारे सॉफ्टवेयर से, कौन से सॉफ्टवेयर से, जहां हमने एक्चुअल में डेटा फीड किया है, वहां से जो हमारी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है, जब हम उसको बजट से कंपेयर करते हैं तो ये हमारे मैनेजर्स को हेल्प करती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। सबसे पहले तो प्लानिंग कंट्रोलिंग में और फिर नेक्स्ट ईयर के प्लानिंग में भी हेल्प करती है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा हो गए, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है। सेकंड इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा है हमारा पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, बट किसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कराता है, रिगार्डिंग लेबर कॉस्ट। कि हमने पेरोल सिस्टम से हमें पता चल जाता है कि हमें कितने आवर्स के लिए पे किया है, एक्चुअल में वो आवर्स हमारे प्रोडक्टिव हैं, अनप्रोडक्टिव है, कितना हमारा एबनॉर्मल टाइम गया है, कितना टाइम हमारा नॉर्मल है। ओके तो ये सारी चीज़ें हमें पेरोल सिस्टम से पता चलती है। इट इज़ वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। So the payroll system may provide information concerning detailed labor cost. Hours paid may be analyzed into productive and non-productive time such as training, sick leave, holiday and idle time. तो जो हमने पेमेंट किया है हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग कितने आवर्स ट्रेनिंग में गए हैं, कितने आवर्स सिक लीव में गए, हॉलीडे में गए, आइडल टाइम गए, आइडल टाइम भी कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। तो ये सब हम लोग पेरोल सिस्टम से पता कर सकते हैं। इससे हमें लेबर टर्नओवर का पता चल सकता है। बाय डिपार्टमेंट और मैनेजर मे बी एनालाइज्ड एंड मे हेल्प मैनेजमेंट टू असेस द एम्प्लॉयमेंट एंड मोटिवेशन पॉलिसीज। तो ये सब उसके लिए यूजफुल रहता है। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिस्टम। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिस्टम में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिस्टम। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो प्लानिंग है जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है। ये अभी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है ये जो प्लानिंग करता है, और नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग होती है। हमारा जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसे ध्यान में रखकर ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है। तो ये हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे क्या टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। assumptions relating to external environment may be detailed. Details of the organization's capital investment program and product launch program may also be recorded here. Some of this information will be commercially sensitive and only assessed by senior managers in the organization. So strategic planning system हमें क्या क्या information provide कराता है, organization's objective and targets के बारे में। okay? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हम क्या एजम्पशंस ले रहे हैं, क्या डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, वो सब हमें यहाँ से पता चलता है। इसके बाद क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, कितना हम फर्दर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये भी हमें इसी सिस्टम से पता चलता है। आने वाले टाइम पीरियड में हम कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी जो कॉमर्शियली सेंसिटिव होती है, जो सिर्फ सीनियर मैनेजर्स ही एसेस कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से पता चलती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिस्टम से पता चलती है। सो दीज आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा हमें इंटरनली भी मिल सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके एक्सटर्नल से भी मिल सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से जो डेटा मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम से, पेरोल सिस्टम से और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिस्टम से।
राइट। लेकिन इंटरनल सोर्सेज के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले हम बेनिफिट्स देखते हैं। रेडीली अवेलेबल डेटा। इंटरनल सोर्सेज के लिए हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, पेरोल सिस्टम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिस्टम, ये सारे डेटा रेडीली अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से हम इजीली उठा सकते हैं। डेटा कैन बी इजीली सॉर्टेड एंड एनालाइज्ड। बिल्कुल, जब आपने इंटरनल सोर्सेज से उठाया डेटा तो आप उसे इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि डेटा रिलायबल भी होते हैं क्योंकि हमारे इंटरनल स्टाफ ने उसे कलेक्ट किया हुआ होता है। रिपोर्ट्स कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड व्हेन रिक्वायर्ड। वेरियस सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, उससे हमें जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए वो इजीली हमारे सॉफ्टवेयर से निकल कर आ जाती है, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटा रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कि ये जो डेटा है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें इसको फर्दर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। जैसे हमारे पास आ गया कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने एम्प्लॉयज़ ने सिक लीव ली है, कितना हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर है, या हमारे कस्टमर से रिगार्डिंग डिटेल्स आ गई हैं कि कस्टमर्स कितने की टर्नओवर हुआ है, कितनी हमारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, कितना हमारा जो परसेंटेज है, शेयर है हमारा मार्केट में, वो कितना पहले कितना था, अभी कितना है। तो ये सारे डेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न है और हमारे लिए रेडीली अवेलेबल रहते हैं इंटरनल सोर्स के थ्रू। लेकिन कुछ लिमिटेशंस ही हैं। कुछ डेटा ऐसा भी हो सकता है जिसे हमें फर्दर एनालाइज करने की जरूरत पड़े, ताकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अगर मैनेजमेंट डिसीजन लेना है तो फर्दर एनालिसिस की जरूरत पड़ सकती है। नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हमने देखा इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इंटरनल सोर्स की इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट नहीं होती, बल्कि उसको अपने बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हमारी इंटरेस्ट रेट है, क्या हमारी एक्सचेंज रेट है, ओके, इन्फ्लेशन का ट्रेंड चल रहा है, डिफ्लेशन का ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, बजट में क्या आया है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस और उसके प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशंस भी चाहिए होती है। सो कहाँ से ले सकते हैं? बिजनेस आर फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू सक्सीड इफ दे इग्नोर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच विल इन्फ्लुएंस देयर एक्टिविटीज। The process known as environmental scanning or environmental monitoring is become an increasingly important part of the role of the management accountant. So आजकल मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, या एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये बहुत ही इंक्रीजिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी हम अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के लिए हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए। क्या मेन सोर्स है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के? फर्स्ट इज गवर्नमेंट सोर्स। अभी हमने बात करी सेकेंडरी डेटा के लिए, तब हमने देखा था कि गवर्नमेंट बहुत सारे डेटा कलेक्ट करती हैं और उन्हें पब्लिश करती हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन, रिगार्डिंग वेरियस इंडस्ट्रीज, रिगार्डिंग वेरियस सेक्टर्स। तो वो सारे आपके अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा भी पब्लिश होता है वहाँ पर, किस किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड, वेरियस सेक्टर से रिलेटेड डेटा गवर्नमेंट कैलकुलेट करती हैं और इसे पब्लिश करती हैं। फिर हमारा सेकंड सोर्स होता है बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, यानी जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हम इनसे कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स और सप्लायर्स से। देन ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड जनरल्स। आज की डेट में ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अपने ट्रेड एसोसिएशंस हैं। जैसे अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी एसोसिएशंस हैं, अगर हम एजुकेशन के लिए बात करें या अगर हम किसी भी और इंडस्ट्री के लिए बात करें तो करीब करीब हर इंडस्ट्री के लिए ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ट्रेड जनरल्स हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 40 और इस तरह से बहुत सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये भी हमें बहुत सारी डेटास अवेलेबल कराते हैं।
फाइनेंशियल एंड बिजनेस प्रेस एंड अदर मीडिया। फाइनेंशियल एंड बिजनेस प्रेस जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा है इकोनॉमिक टाइम्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे जो हमारे फाइनेंशियल मैगजीन्स निकल कर आती हैं, तो ये फाइनेंशियल मैगजीन्स और ये फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स और ये मीडिया, ये सब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं रिगार्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यूजफुल सोर्स इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट सब जानते हैं कि इंटरनेट से हमें एक क्लिक पर, सिर्फ आपने टाइप किया और एक क्लिक पर कितनी सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं, और ये इंफॉर्मेशंस वेरियस सोर्सेज से मिल जाती हैं। कुछ इंफॉर्मेशंस रिलायबल होती हैं, कुछ पर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स, वो देख रहे हैं हम गवर्नमेंट सोर्सेज। So, there is a wealth of published statistical data covering many aspects of the nation's economy, like population, manpower, trade, agriculture, price levels, capital issues, and similar matters. करीब करीब एवरी ईयर गवर्नमेंट इन सब से रिलेटेड डेटा रिलीज करती हैं। पॉपुलेशन के लिए सेंसस एवरी 10 ईयर सेंसस ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और पब्लिश किया जाता है। बाकी जो हमारी ट्रेड के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर, प्राइस लेवल्स के रिगार्डिंग, कैपिटल इश्यूज और बहुत सारे सिमिलर मैटर्स के रिगार्डिंग एवरी ईयर गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती है। मोस्ट ऑफ दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। तो ये सारे डेटा पब्लिश होते हैं। The primary purpose of this data is to provide information for economic planning at the national level, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए हमारी इकोनॉमिक्स की दो स्ट्रीम होती हैं, पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक। जब हम किसी इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल कंज्यूमर, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्ट्रीम को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अगर हम एक पर्सन की डिमांड देखते हैं कि एक पर्सन का क्या परसेप्शन होगा, जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे तो उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई चेन क्या हो रही है, सप्लाई कितनी बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है, इंडिविजुअल को स्टडी करता है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम उससे स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो लेवल की एक्टिविटी, मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के लिए तो होल ओवर इंडिया में क्या इन्फ्लेशन रेट चल रही है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सारे, क्या एग्रीकल्चर का सेक्टर है, क्या एजुकेशन इंडस्ट्री किस तरह से वर्क कर रही है, ज्वेलरी इंडस्ट्री किस तरह से वर्क कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरह से वर्क कर रही है, इंडिया का या एक कंट्री का क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट का लेवल है, ये सब कौन से फैक्टर्स हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ whole rather than the individual market. In contrast, microeconomics is primarily focused on actions of individual agents such as firms, consumers, and how their behavior determines prices and quantities in specific market. Government produced information will be broadly based and general, dealing with the economy as a whole and a particular sectors or industry. तो गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जनरली वो क्या होती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल का नहीं होता, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का होता है। वो जनरली ओवरऑल इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड कराती है या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड। जैसे अगर उन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री का करवाया, एजुकेशन इंडस्ट्री का करवाया, या फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर करवाया, या ऑल ओवर यूके लेवल पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो गवर्नमेंट इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो फर्स्ट हमारा एक्सटर्नल सोर्स रहा गवर्नमेंट सोर्सेज। सेकंड एक्सटर्नल सोर्स है हमारे बिजनेस कॉन्टेक्ट्स। अब बिजनेस कॉन्टेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं
जो हमें माल सप्लाई करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स में भी कुछ हमारे होलसेलर्स होंगे, कुछ हमारे रिटेलर्स होंगे। तो ये जो हमारे एक्सटर्नल बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एन ऑर्गेनाइजेशन में बी लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन मोर फोकस्ड ऑन इट्स ऑन पोजिशन। इस डे टू डे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स यानी कस्टमर्स एंड सप्लायर्स कैन बी ए यूजफुल सोर्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही यूजफुल सोर्स हो सकते हैं एंड इट इज ऑफन इट इज फ्रीली अवेलेबल। ओके, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। कस्टमर्स कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सच मैटर्स। अब कस्टमर से हमें किन किन मैटर्स पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देखिए। द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन विच दे रिक्वायर। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमें बता सकते हैं कि उन्हें पर्टिकुलरली क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इससे हमें जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, चेंजेस आ रहे हैं, कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, टेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमें उनका पता चल जाता है, ठीक है, और हम अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं। देयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, क्या क्वालिटी चाहिए उन्हें वो हमें डिलीवरी पीरियड्स के बारे में बता सकते हैं कि हमें मतलब हम कितने टाइम में डिलीवरी कर रहे हैं, वो कितने टाइम एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्विगी, जोमेटो, अगर हम मैकडोनल्ड्स, इन सब की बात करें, जैसे ये डोमिनोज, ये जो डिलीवरी करवाते हैं, यहाँ डिलीवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेस्टोरेंट चेन की बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ये कंज्यूमर कितना डिलीवरी टाइम एक्सपेक्ट करता है, हमारा कितना डिलीवरी टाइम है, अगर हम वो सब देखें और हम इसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रेफरेंस फॉर पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, इसके रिगार्डिंग भी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, हमारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फीडबैक ऑन द अबाव एंड ऑन जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सर्विस। बाकी और भी जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के रिगार्डिंग हमें फीडबैक मिल सकता है कस्टमर्स से, और इन सब इंफॉर्मेशन को यूज़ कर कर हम अपने मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं। सप्लायर्स भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, किस रिगार्डिंग? क्वांटिटी डिस्काउंट, कि अगर हम बल्क में वहाँ पर कुछ क्वांटिटी परचेज करते हैं तो वो हमें कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, वॉल्यूम रिबेट्स कितना मिल सकता है, विच में हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड ऑन ऑर्डर साइज, जिसके बेसिस पर हम अपना ऑर्डर साइज डिसाइड कर सकते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, की जो सप्लायर्स हैं उनके पास किन किन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, क्या क्या सर्विसेज वो दे सकते हैं, क्या क्या कुछ और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके लिए क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लैपटॉप लेने जा रहे हैं या हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहे हैं, तो हमें सप्लायर बता सकता है कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मालूम पड़ सकती है? सप्लायर से पता चल सकती है। तो सप्लायर से हमें क्या क्या बता सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच मे बी अवेलेबल और मे बिकम अवेलेबल, जो अभी अवेलेबल है या फिर अवेलेबल हो सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरी बता सकते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर लेने जा रहे हैं या लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो वेरियस अलग अलग कंपनीज है, जैसे डेल है, लेनोवो है, तो आप जब उनका लैपटॉप लेने जाते हैं तो वो आपको पूरा प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस बताएंगे कि क्या क्या उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उनके प्रोडक्ट्स की। तो ये सब आपको एक सप्लायर बता सकता है। सो दिस इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देन ट्रेड एसोसिएशंस एंड ट्रेड जर्नल्स। तो जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं या ट्रेड जर्नल्स होती हैं, वो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। मोस्ट मेजर इंडस्ट्रीज हैव देयर ओन ट्रेड एसोसिएशंस। जैसे अभी हमने बात करी थी कि ज्वेलरी के लिए उनका अपना एसोसिएशन होता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, 40 हैं, ये वेरियस ट्रेड एसोसिएशंस हैं। तो ये बहुत सारी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट उस इंडस्ट्री से रिलेटेड पूरा डेटा ये लोग अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, और बहुत ही यूजफुल रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ट्रेड एसोसिएशंस एंड ट्रेड जर्नल्स? देखिए, रिप्रेजेंटिंग देयर मेंबर फर्म्स इन लीगल एंड अदर डिस्प्यूट्स। तो एक ये भी रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कि अपने मेंबर फर्म्स को लीगल एंड अदर डिस्प्यूट्स में हेल्प भी करते हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं।
providing quality assurance scheme for customers of member organizations, laying down codes of practice to be followed by their member organization, उनके लिए code of practice भी अनाउंस करते हैं. पब्लिशिंग ट्रेड जर्नल, मैक्सिमम अधिकतर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी ट्रेड जर्नल पब्लिश होती है, और वो अदर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं विच इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस. इसके अलावा वेरियस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि वेरियस इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वेरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है. देन नेक्स्ट, द फाइनेंशियल प्रेस, बिजनेस प्रेस एंड अदर मीडिया. तो इन द यूके द फाइनेंशियल टाइम्स, द गार्जियन, द टाइम्स and the Daily Telegraph together with some regional newspapers provide statistics and financial reviews as well as business and economic news and commentary. Such information is now also widely available via electronic media. तो जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश होते हैं, फाइनेंशियल मैगजीन्स जो पब्लिश होती हैं, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं, साथ में एनालिसिस भी प्रोवाइड कराते हैं और अपने व्यूज़ भी रखते हैं वहाँ पर, जिनके बेसिस पर हम लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं. और ये वाली इंफॉर्मेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट के थ्रू भी रेडीली अवेलेबल होती हैं हमें. तो ये भी क्या है, हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. तो आज हमने क्या देखा, अभी एक्सटर्नल सोर्स में एक और सोर्स हमारा अभी हमें पढ़ना है, दैट इज़ द इंटरनेट. ये हम कल देखेंगे. सो आज हमने वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देखे हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.